बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले इंडेक्स को देखते हैं लास्ट सेशन को, उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो लास्ट सेशन में यानी कि जुमे वाले सेशन में इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 483 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया जो कि ऑल टाइम भी हाई था 1,54,511 पे, जिधर इंडेक्स ने 1146 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स का लो लेवल देखें तो वो भी 464 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,53,129 पे रहा। इंडेक्स की क्लोजिंग अगर देखें तो वो 1611 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,54,277 पे रही। इंडेक्स के वॉल्यूम की अगर बात करें तो 471 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। टॉप एक्टिव स्टॉक अगर देखें तो बैंक ऑफ पंजाब में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए 146 मिलियन के, और लेवल भी काफी अच्छा मेंटेन किया बैंक ऑफ पंजाब ने। उसके बाद FNEL, FFL, BML, पावर, WTL, MBP, FCCL, KEL और पाक इलेक्ट्रॉन। मार्केट समरी पे बात करें तो 479 कंपनियों में काम हुआ, जिसमें से 239 एडवांस रहीं, 210 डिक्लाइनर रहीं और 30 अनचेंज रहीं। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 4,38,000 ट्रेड हुई, जिनकी वैल्यू थी तकरीबन 59 अरब और 94 करोड़। और वॉल्यूम की अगर बात करें तो 1078 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो सीमेंट सेक्टर सबसे आगे रहा, उसके बाद कमर्शियल बैंक्स, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां। नेगेटिव साइड पर अगर देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर रहा, टेक्नोलॉजी सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर और ग्लास सेक्टर। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो MBP ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए 265 पॉइंट, उसके बाद हबको, लक, DG खान सीमेंट, PPL, BAHL। नेगेटिव साइड पर अगर देखें तो FFC ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए 103 पॉइंट, उसके बाद UBL सिस्टम, पैकेजन पावर, एयरलिंक, TGL। लास्ट सेशन का फीपीलीपी देखें तो बैंक्स ने सेलिंग की 4.22 मिलियन की, ब्रोकर की सेलिंग है 1.62 मिलियन की, कंपनीज की बाइंग है 3.51 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 6 मिलियन का सेल कर दिया, इंडिविजुअल्स ने तकरीबन 6.25 मिलियन का बाय किया, इंश्योरेंस कंपनियों ने और म्यूचुअल फंड ने तकरीबन ½ मिलियन का बाय किया, MBFC की थोड़ी सी सेलिंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन की थोड़ी सी सेलिंग और ओवरसीज पाकिस्तानी ने बाय किया तकरीबन $500 मिलियन का। इंडिविजुअल ने तकरीबन 6.5-7 मिलियन का माल बाय किया। उसमें देखें तो सबसे ज्यादा बाइंग है, उनकी सबसे बड़ी बाइंग वो कमर्शियल बैंक्स में, सीमेंट सेक्टर में और ऑल अदर सेक्टर में, और साथ में फूड एंड पर्सनल केयर में। और सेलिंग की बात करें तो इंडिविजुअल्स ने कुछ बहुत ज्यादा सेल नहीं किया। इंश्योरेंस कंपनियों की सबसे ज्यादा बाइंग है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, म्यूचुअल फंड की सबसे ज्यादा बाइंग है कमर्शियल बैंक्स में, उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, पावर जनरेशन में, और थोड़ा सा टच दिया बाइंग में टेक्नोलॉजी एंड टेक्सटाइल को। कंपनीज की सबसे ज्यादा बाइंग सीमेंट सेक्टर में है, और कंपनीज का वैसे भी सीमेंट सेक्टर काफी अट्रैक्टिव रहता है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनियां और म्यूचुअल फंड इसमें इंटरेस्टेड है, और उसके बाद ब्रोकर भी। तो उम्मीद है कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां आपको कुछ मूव दे सकती हैं। उसके बाद पहला क्वेश्चन है वकास भाई का, वो कहते हैं जी इमेज की बाइंग है उनकी 30 रुपए और 5 पैसे पे, उसके सेलिंग टारगेट चाहिए उनको। उसके बाद हबको 300 शेयर है उनके पास 149 के, और वो कह रहे हैं कि ये जो भी करंट पोजीशन है, करंट प्राइस है, यहाँ पे दोबारा हबको को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद पूछ रहे हैं कि DCR को करंट प्राइस पे बाय किया जा सकता है। तो पहले इमेज को देख लेते हैं। तो जहां पे विकास भाई ने इमेज को बाय किया है तो यही लेवल है तकरीबन इसका ब्रेकआउट का। तो थोड़ा सा सब्र करना पड़ सकता है आपको यहाँ, क्योंकि इस स्टेज से आगे या तो ये कंसोलिडेशन में चला जाएगा या फिर रिट्रेसमेंट की तरफ चला जाएगा। तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं इसमें तकरीबन 31.50 से लेके 31 रुपए 50 पैसे से लेके 32 रुपए तक पहली प्रॉफिट टेकिंग होगी, दूसरी तकरीबन 34 रुपए 18 पैसे, और तीसरी ऊपर 36 रुपए पे जाके। और स्टॉप लॉस आप 28.5 रुपए का लगा सकते हैं अगर आपने लगाना हुआ तो, वैसे हम स्टॉप लॉस रिकमेंड नहीं करते। उसके बाद हबको इनके पास है 149 का, तकरीबन 150 रुपए का, और अभी ये मूव कर रहा है 186 रुपए पे। तो अगर आप यहाँ पे उतनी क्वांटिटी बाय करते हैं जितनी आपके पास पहले है, तो इसकी आपको एवरेज जो आएगी वो तकरीबन 167 आएगी ब्रोकर की फी। इसके अलावा अगर ब्रोकर की फी डाल लेते हैं तो फिर तकरीबन 167 168 के राउंड अबाउट आपकी जो है वो इसकी एवरेज बनेगी। फिर आप ये कर सकते हैं, अगर आपको बहुत ही दिल कर रहा है आपका यहाँ पे उठाने का, तो आपकी एवरेज बनेगी 167 168 की। तो तकरीबन 71 का आप ट्रेलिंग स्टॉप लगा सकते हैं, और ऐसे आप अपना दिल पिशोरी कर सकते हैं। वैसे अगर देखिए तो पहली जो ब्रेकआउट कैंडल आप कह सकते हैं, इस पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा आए थे, दूसरी पे जाके कम हो गए,
और तीसरी पे जाके थोड़े से दूसरी से ज्यादा आए हैं, तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट टेकिंग भी अच्छी रह सकती है हफ्को में। उसके बाद भाई ने डीसीआर का पूछा, तो डीसीआर का हमेशा ही तकरीबन तमाम जो क्वेश्चन आंसर सेशन होते रहे हैं तमाम ही में डीसीआर का पूछा जाता रहा है, और हम यही कहते आए हैं आपको कि डीसीआर एक अच्छा स्टॉक है, डिफेंसिव स्टॉक है, तो इसको कहीं भी बाय किया जा सकता है। यहाँ पे करंट प्राइस पे आपने इसको बाय करना है, तो ये ना करें कि टोटली कैश इसमें झोंक दें, 50% यहाँ पे बाय कर लें, और अगर थोड़ा नीचे जाके गुंजाइश आपको करेक्शन की देता है तो हाफ आप नीचे इसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद वकास भाई ने पूछा था ORM का, तो 11 रुपए की रेंज में ही ये स्टेबल है और यहीं पे घूम रहा है। सेफ एंट्री अगर इसकी देखें तो जहां पे रेड लाइन लगा रही है ये मैंने, यहाँ पे आपकी सेफ एंट्री बन सकती है 10 रुपए 70 पैसे के करीब, और अगर ये 11 रुपए 40 पैसे को ब्रेक करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर नेक्स्ट आपको ये 12 रुपए और 12 रुपए 50 पैसे करके दिखा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नवीद इकबाल भाई ने पूछा है मुगल के बारे में। मुगल की बात करें तो मुगल की जो RSI है वो न्यूट्रल टू बुलिश है, पॉजिटिव है, और मैगडी की बात करें तो वो अभी भी पॉजिटिव क्रॉसओवर को मेंटेन किए हुए है, होल्ड किए हुए है। हिस्टोग्राम की बात करें तो वो थोड़ा सा वीक हो रहा है, 200 की जो सपोर्ट है इसके पास वो तकरीबन 73.16 की है। फ्रेश बाइंग अगर आपने करनी है तो 73 रुपए से लेके 75 रुपए में आप इसकी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, एंट्री यहाँ पे ली जा सकती है। शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करें तो वो 80 रुपए से लेके 84 रुपए के दरमियान में हो सकते हैं, और अगर मीडियम टर्म की बात करें तो वो तकरीबन 89 से लेके 92 तक। उसके बाद अगला मैसेज है खालिद भाई का, वो कहते हैं सर आई एम अफ्रेड दैट मार्केट में टेक करेक्शन, तो लेने दे करेक्शन मार्केट को, वैसे मार्केट करेक्शन ले चुकी है। असल में पिछली दफा भी जिक्र किया था कि आप डिप में और करेक्शन में इन दोनों चीजों को आप जो है मिक्स करते हैं, तो करेक्शन तो ऑलरेडी आपका जो इंडेक्स है जो आपकी मार्केट है सॉरी वो ले चुका। पहले देखें तकरीबन 1,51,000 पे और 500, 1,51,000, 500 कह लें, 600 कह लें, यहाँ तक हमारा इंडेक्स गया। उसके बाद इसमें करेक्शन आई और दोबारा जो इसने नीचे तक का जो लेवल आपको दिखाया वो तकरीबन 1,47,000 का था, और वहां तक इसने करेक्शन ली और उसके बाद दोबारा फिर अपसाइड मूव बनाई। आप इंडेक्स के इस नीचे जाने को करेक्शन भी कह सकते हैं, पुल बैक भी कह सकते हैं, और अगर करेक्शन कहेंगे तो एक हेल्दी करेक्शन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स को थोड़ा नीचे जाने के बाद ऊपर जाने की काफी स्पेस मिल जाती है। तो मेरे ख्याल से करेक्शन से डरना नहीं चाहिए, बस वो अपसाइड अगर जाते हैं, मार्केट आपकी जाती है, इंडेक्स आपका जाता है, तो आपको चीजों को सेल आउट करना चाहिए, और जब करेक्शन आती है तो वहां पे न्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन खलील अहमद भाई का, वो कहते हैं कि वो स्टॉक हैं SSGC में 42 पे और एक्साइड में 733 पे। वो पूछ रहे हैं कि इसको होल्ड करूं या सेल करूं, तो क्योंकि उनकी तमाम कैश जो है वो इसमें लगी हुई है। तो देखिए नुकसान पे तो हम सेल करने का कभी भी नहीं बोलते। उसके बाद इनका कहना है कि कैश बाउंड है, तो देखिए कैश कैसे बाउंड हो सकती है, जब हमने आपको स्ट्रेटजी बताई है कि कैसे आपने कितने स्टॉक लेने हैं, अपने पूरे पोर्टफोलियो में रखने हैं, अपनी कैश के कितने कितने % आपने एक एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। तो फिर जब हमारी अभी तक एक्साइड के भी लेवल रहते हैं, SSGC के भी लेवल रहते हैं, तो कैसे आपकी कैश खत्म हो सकती है। जब हम आपको पैरेलल स्ट्रेटजी भी बता चुके हैं, पिरामिडिंग स्ट्रेटजी भी बता चुके हैं, तो आप उन दोनों स्ट्रेटजी में से अगर एक भी चूज करते तब भी आपकी कैश खत्म नहीं होनी चाहिए थी। पैरेलल पे आपके पास तकरीबन हाफ कैश होनी चाहिए थी, क्योंकि एक्साइड के 2 लेवल हमारे अभी हिट हुए, और अगर आप पिरामिडिंग के जरिए आप अगर बाइंग करते तो फिर भी आपके मेरे ख्याल से कम 50 to 60% कैश जो है वो एक स्टॉक के लिए पीछे अभी आपके पास रिजर्व में होनी चाहिए थी। तो जैसे आपको गाइड करते हैं वैसे किया करें, और बाकी SSGC भी आपको मेरे ख्याल से स्टॉक नहीं है, 42 पे कोई भी स्टॉक नहीं है SSGC में, और इन दोनों के सिग्नल हमारे अभी एक्टिव हैं। बराए मेहरबानी आप उन सिग्नल्स पे अमल करें, इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट होगा। उसके बाद ज़ियाद अहमद भाई ने पूछा है हिनो के बारे में, तो हिनो की अगर बात करें तो हिनो की क्लोजिंग 530 रुपए 92 पैसे पे है। जुलाई की और अगस्त की स्ट्रॉन्ग रैली बनाने के बाद अब ये एक वीक कंसल्टेशन में है। RSI अगर इसकी देखें तो वो 47 है, जिसको आप न्यूट्रल टू स्लाइटली बेरिश कह सकते हैं। मैकडी डाउन ट्रेंड में है, बेरिश क्रॉस अभी भी इसका एक्टिव है। 513 इसका पहला बाइंग लेवल या एंट्री लेवल हो सकता है। उसके बाद 493 से 473 के दरमियान में एक सेफ एक्यूमुलेशन जोन इसका बन सकता है। यहाँ पे आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और टारगेट आप इसका आगे रख सकते हैं तकरीबन 538 रुपए से लेके 547 रुपए का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हुसैन भाई का, वो कहते हैं जी कि आपको PSO AGP NATF के शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस लेवल बताएं।
तो हप्को के अगर रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो हप्को के प्रॉफिट टेकिंग या रेजिस्टेंस के जो लेवल है वो 188 पे पहला, 199 पे दूसरा और 207 का तीसरा। स्पोर्ट भी चले देख लें साथ में। स्पोर्ट पहली 178 पे, दूसरी 168 पे और उसके बाद 154 पे। पीएसओ के रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो वो पहला 420 पे, दूसरा 425, फिर 445 और फिर 450। स्पोर्ट भी साथ देख लें। स्पोर्ट जो है वो पहली 405 की, फिर 395 और फिर 375 की। एजीपी के रेजिस्टेंस लेवल अगर देखें तो पहला रेजिस्टेंस लेवल 195 पे, उसके बाद 202, उसके बाद 211। नेशनल फूड की बात करें तो नेशनल फूड के जो रेजिस्टेंस लेवल है वो तकरीबन 378, 381, 401 और 406 के। उसके बाद नवीद इकबाल भाई का क्वेश्चन है कि आज के दिन के लिए बहुत शोर था कि जुम्मा को मार्केट गिरेगी गिरेगी, मगर आज एकदम से इतना ज्यादा ऊपर जाने पर थोड़ी रोशनी डाले। तो देखिए पता नहीं कहाँ पे आवाजें थी कि मार्केट गिरेगी गिरेगी। हमने जो आपको ये मॉर्निंग ब्रीफिंग बना के देते हैं, मुझे नहीं लगता कि सब भाई इसको गौर से पढ़ते हैं। जिन भाई को इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए हम टूटी भजी उर्दू में भी लगाते हैं, तो आप उर्दू में भी पढ़ सकते हैं। आपको एक जनरल सा एक कॉन्सेप्ट मिल जाता है, सामने एक चीज आउटलुक आपको मिल जाती है कि ट्रेंड ऐसा रहेगा हमारे इंडेक्स का। तो राइट साइड पे अगर देखें तो आउटलुक आपको बताया था जुमे वाले सेशन में सुबह प्री ओपन में, जब इंडेक्स अभी ओपन नहीं हुआ था। आरएसआई आपको बताई थी 77.45 है जो कि ओवरबॉट है। उसके बाद अगर देखें तो प्रोबेबिलिटी जो थी वो थी साइडवेज जाने की कंसोलिडेशन में, और पुल बैक भी इसमें आ सकता था। तो ये तीन चीजें आपको दिखाई थी, शो की थी, बताई थी। इसमें कहीं भी आपको पैनिक नहीं किया था कि जुमे वाले सेशन में आपका इंडेक्स गिरेगा। मैकडी के बारे में भी बताया था कि वो बुलिश है, वो रिमेन्स बुलिश रह सकता है, उसके बाद पॉजिटिव मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है आपका इंडेक्स। तो इतनी खुल की चीजें आपको बता देते हैं, फिर भी आप सब्जे खबे की बातें सुन के और पैनिक हो तो फिर क्या कह सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन जियाद अहमद भाई का है कि एवीएन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म। तो देखें शॉर्ट टर्म में एवीएन के जो सिग्नल है वो आपके पास है, उन पे काम करें। वहां पे शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस या प्रॉफिट टेकिंग के जो लेवल है वो बताएं आपको। लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो इस साल के एंड तक डॉक्टर साहब की प्रिडिक्शन है कि 70 करेगा। अब 70 करेगा तो दुम्बा मुझे खिलाना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो डॉक्टर साहब खिलाएंगे। तो दुआ करें कि मुझे ना ही खिलाना पड़े। उसके बाद नेक्स्ट जवार हुसैन भाई ने पूछा है जी कि एक साइड के सपोर्ट लेवल बता दें। तो एक साइड की हमारी कॉल जो है वो भी इंटैक्ट है, एक्टिव है, वेबसाइट पे लगी हुई है। आप वहां से जाके सपोर्ट लेवल भी देख सकते हैं, रेजिस्टेंस लेवल भी देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जाहिद भाई का, उन्होंने पूछा है जी कि कंपैरिजन बता दें स्टॉक ब्रेकआउट का और डंपिंग का, कि स्टॉक ब्रेकआउट कब देता है और उसमें डंपिंग कब होती है। और साथ में उन्होंने पूछा है जी कि ये क्या वजह है कि एक दिन किसी भी स्टॉक में वॉल्यूम ज्यादा आते हैं यानी कि ब्रेकआउट पे, और दूसरे दिन वो वॉल्यूम जो है वो कम हो जाते हैं। ब्रेकआउट देखें तब होता है जब कोई भी स्टॉक या इंडेक्स अच्छे लेवल के साथ अपनी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करता है, प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम में भी कंटिन्यूटी होती है, मतलब कि नेक्स्ट दिनों में भी बायर एक्टिव रहता है उसमें, अगर आपका रियल ब्रेकआउट है तो। और ऐसे रियल ब्रेकआउट के बाद आपका स्टॉक जो है वो पुल बैक करता है, उसी लेवल तक नीचे आता है जो कि इसकी पहली रेजिस्टेंस बनती थी, और उसको ये एज ए सपोर्ट आके रिटेस्ट करता है और उसके बाद दोबारा फिर वहां से ऊपर उठ जाता है। अब आ जाए डंपिंग की तरफ। डंपिंग देखें तब होती है जब एक दिन स्टॉक में आर्टिफिशियली बहुत ज्यादा वॉल्यूम आता है और वो अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाता है, लेकिन अगले ही दिन सडनली वॉल्यूम उसमें कम हो जाते हैं और स्टॉक अपनी लास्ट जो रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर जाता है दोबारा उससे नीचे आ जाता है। और डंपिंग का प्रोसेस 1 आवर से लेके 3 से 4 दिन में क्लियर होता है। और नॉर्मली डंपिंग के प्रोसेस में बड़े प्लेयर शामिल होते हैं जो अपने माल को हाई पे लेके जाके छोटे इन्वेस्टर को चिपका देते हैं और उसको फंसा देते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है शोएब भाई का, वो कहते हैं जी कि मेरे पास 7 स्टॉक हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और उनमें से 12% मैंने ईच स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिसमें बेस्ट वे सीमेंट है, DCR है, IBLHL है, PSO है, नेटिफ है, नेशनल फूड, सिमेट्री, MEBL। और वो पूछ रहे हैं कि 12% कैश मेरे पास बचती है, वो मैं कौन से स्टॉक पे इन्वेस्ट करूं। तो देखें आप 12% जो रहते हैं वो मारी पे, एवीएन पे या SSGC पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इब्राहिम भाई का बन्नू वुलन मिल के बारे में, कि इसके जो सेल एंड बाय लेवल है वो बता दे। तो बाय सेल लेवल तो हम बताते नहीं, आपको पता है कि हाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बता सकते हैं। सपोर्ट पे एंट्री बन सकती है और रेजिस्टेंस पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो इसके जो सपोर्ट लेवल बनेंगे वो बनेंगे 73 रुपए का,
67 का और 58 का। और रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 81 पे, 85 पे और 95 पे। उसके बाद आसिफ भाई ने पोर्टफोलियो भेजा अपना एवीएन, बीएफ बायो और पीएलएल की बाइंग है उनके पास। एवीएन के सिग्नल हमारे अभी इंटैक्ट हैं, वो तो इंशाल्लाह आप उन्हीं पे अमल करें। बीएफ बायो हमने ट्रेड करवाई थी और तकरीबन 174 176 पे 176 पे प्रॉफिट बुक कर लिया था। उसके बाद वो मजीद ऊपर गया तो मेरे ख्याल से भाई ने दोबारा बाय कर लिया 184 के ऊपर। पीआरएल की बाइंग देखें तो वो 42 पे इन्होंने पीआरएल को बाय किया है। तो बीएफ बायो के सिग्नल उम्मीद है इंशाल्लाह हम दोबारा बना के देंगे, फिर आप उनके सपोर्ट लेवल्स पे एवरेज कर सकते हैं। और बाई की पीआरएल की बाइंग को देखें तो यही इसीलिए हम कहते हैं कि पहले लेवल पे आप टोटल बाइंग ना किया करें, बल्कि पैरामीडिंग स्ट्रेटजी के जरिए बाय किया करें। फिर जो बाय कहते हैं कि हम पहले लेवल पे बाय करते हैं और हमें प्रॉफिट कम होता है, क्योंकि पहले बाय लेवल पे हमारा बाइंग टच होती है, उसके बाद जाके पहला टारगेट अचीव हो जाता है। तो अगर हम पैरामीडिंग के जरिए करते हैं, बाइंग करते हैं, तो उस सूरत में हमें प्रॉफिट कम मिलता है। तो ये देख लें, जब आप वन टाइम पे कोई भी चीज बाय करेंगे तो फिर वो अगर हाई प्राइस पे आपने बाय की 42 पे, अगर आप पीएलएल उठा लिया आपने, तो 30 रुपए पे एवरेज करने के लिए आपके पास कैश नहीं बचेगी। इसलिए हम कहते हैं कि आप पैरामीडिंग के जरिए बाइंग किया करें। बाकी आज से भाई से रिक्वेस्ट करूंगा पर्सनली भी जाके कि वो पर्सनल मैसेज करें, तो फिर आपको पीएलएल पे गाइड करेंगे इंशाल्लाह। बीएफ बायो के सिग्नल बना के देंगे और एवीएन आप पुराने सिग्नल पे काम कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन इब्राहिम भाई का, उन्होंने पंजाब ऑयल मिल्स के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल पूछे हैं, बाय एंड सेल लेवल क्या लें। तो देखें, इसकी जो सपोर्ट है पहली वो 200 रुपए पे, उससे नीचे जो दूसरी सपोर्ट है वो 194 पे और उससे नीचे 188 पे। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो वो पहली 206 पे, दूसरी 212 पे और तीसरी 220 पे। उसके बाद जियाद भाई ने एयरलिंक का पूछा था, तो देखें एयरलिंक का भी कोई कंफ्यूजन चल रही है, उसका क्लियर नहीं है कि वो अभी श्री है कि नॉन श्री है। जो लेटेस्ट उसका आया था नोटिफिकेशन वो तो श्रिया होने का था, लेकिन उसके बाद भी अभी कुछ उसमें डाउट है, तो इसलिए एयरलिंक को भी छोड़ देते हैं। उसके बाद मुजाहिर भाई का क्वेश्चन है पीपीएल को लेकर कि पीपीएल की हमने सिग्नल दिए थे कल, उस पर प्रॉफिट टेकिंग भी की अल्हम्दुलिल्लाह, और अब फिर दोबारा वो पूछ रहे हैं कि क्या इसको लेना बनता है। तो जी देखिए, अभी आपने प्रॉफिट बुक किया तो जरूरी नहीं होता कि जिस स्टॉक से निकले उसी में फिर दोबारा फंस जाए। तो दोबारा भी अगर आपका दिल करता है इसको लेने का पीपीएल को, तो तकरीबन 178 के आसपास अगर मिलता है तो फिर इसमें एंट्री ली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहमतुल्लाह भाई का, वो पूछते हैं जी कि बीबीएफएल, बीको, जीटीवाईआर और केएसबीपी इनके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल बताएं। बीबीएफएल का देखें तो जो इसका सपोर्ट लेवल बनता है वो 45 रुपए 87 पैसे, दूसरा 44 रुपए और 85 पैसे और तीसरा 43 रुपए और 27 पैसे। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहली रेजिस्टेंस 49.78, दूसरी 51.25 और तीसरी 52.14। बीकू स्टील की बात करें तो इसकी जो सपोर्ट बनती है वो 17 रुपए 80 पैसे तकरीबन, उसके बाद 16 रुपए 50 पैसे और उसके बाद 14 रुपए 60 पैसे। रेजिस्टेंस जो इसकी बनेगी वो 19 रुपए 80 पैसे, 21 रुपए और तकरीबन 23 रुपए 50 पैसे। गंधारा टायर की अगर बात करें तो उसकी सपोर्ट जो बनती है नीचे वो 42 रुपए पे, उसके बाद 40-50 पे और उसके बाद 33 रुपए पे। और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो वो 44 रुपए 50 पैसे, 48 रुपए 51 पैसे और 51 रुपए पे। केएसबी पंप की बात करें तो इसकी जो नीचे सपोर्ट बनती है वो तकरीबन 211 पे, उसके बाद 206 पे और उसके बाद 179 पे, 179 पे। रेजिस्टेंस अगर देखें तो वो 223 पे, 229 पे और 247 पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन जवार हुसैन भाई का, वो पूछते हैं जी कि एसएस ऑयल मिल के सपोर्ट लेवल बता दें। तो देखें, इसकी पहली सपोर्ट जो है तकरीबन 660 रुपए पे और दूसरी 618 पे और तीसरी 537 रुपए पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन जियाद अहमद भाई का, वो कहते हैं जी कि एलसीआई का एनालिसिस करें और दूसरे नंबर पे जो यूनुस ग्रुप है वो एलसीआई को बेच रहा है और लक सीमेंट को उठा रहा है, तो इसकी क्या वजह है। तो मैंने भी जाके नोटिफिकेशन चेक किए थे, तो वाकई वो डेली बेसिस पे तकरीबन सितंबर ऑनवर्ड 1, 2, 3, 4 को जितने भी सेशन गुजरे हैं वो डेली बेसिस पे ये स्टॉक जो है एलसीआई के वो सेल कर रहे हैं। तो पहले नंबर पे तो ये समझ लें कि जो यूनुस ब्रदर्स ग्रुप है ये दोनों को कंट्रोल करता है, एलसीआई को भी और लक सीमेंट को भी। और लग ये रहा है कि ये अपने स्टेक जो है वो एलसीआई से ऑफलोड कर रहे हैं और लक में अपनी होल्डिंग जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। इसके पीछे एक तो वजह ये भी हो सकती है कि जैसे सैलाब की तबाहकारियां हुई
और जैसे बाहर से इमदाद आनी शुरू हुई उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका वो दोबारा बिल्ड होगा, दोबारा चीजें होंगी, तामीरात होंगी। उसके बाद इसमें मेन रोल स्टील का और सीमेंट का बहुत ज्यादा होगा। तो मेरे ख्याल से उनको शायद ये भी लग रहा है कि उसके स्टॉक प्राइस अच्छी हो सकती हैं, सो एलसीआई से निकल के वो लाख की तरफ जा रहे हैं। और दूसरे नंबर पे अगर आप चार्ट देखें एलसीआई का तो ये देखें 395 को टच करके जो है मुसलसल नीचे डाउन ट्रेंड की तरफ है। तो इसमें एक तो ये है कि इसके फंडामेंटल में कोई भी जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ, फंडामेंटल इसके वही है। बस जो इनसाइड इनकी अपनी सेलिंग है जो कि यूनुस ब्रदर्स वाले डेली बेसिस पे सेल कर रहे हैं, उसकी वजह से इसमें सेलिंग प्रेशर है। और वैसे भी देखें तो एलसीआई को बड़ा स्टॉक नहीं है। लास्ट जो इसका रिजल्ट अनाउंस हुआ था उसमें इसने अपना जो टर्नआउट शो किया था वो तकरीबन 120 बिलियन का था। और उसके बाद अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन देखें तो उसमें भी तकरीबन 5% का इंक्रीज देखा गया। उसके बाद देखें तो जो एलसीआई है वो वेल डाइवर्सिफाइड है। इसकी जो इन्वेस्टमेंट है या आप कह सकते हैं जो इसके स्टेक हैं वो सोडा ऐश में है, पॉलिस्टर में है, फार्मास्यूटिकल में है। फार्मास्यूटिकल में देखें तो फाइजर में भी इसके स्टेक हैं। उसके बाद केमिकल, एग्री साइंसेज, एनिमल हेल्थ, इसके अलावा भी मल्टीपल जेवीज हैं। और इन सब चीजों को अगर कुल मिला के देखें तो ये एलसीआई को बहुत स्टेबल बनाते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि एलसीआई खुद में एक ईटीएफ है या एक खुद में ये पूरे का पूरा पोर्टफोलियो है। तो इसकी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो सपोर्ट इसके पास पहली 311 की, फिर 305 और फिर 281 की। रेजिस्टेंस की बात करें तो 330, 354 और 395। उसके बाद अगला क्वेश्चन सलीम भाई का है। वो कहते हैं कि मैं डे ट्रेड नहीं करता, इंट्राडे भी नहीं करता और बाय टुडे सेल टुमारो भी नहीं करता, बल्कि मैं ट्रेडिंग करता हूं T+2 से। जब मैं कुछ स्टॉक खरीद लेता हूं वो 2 दिन के बाद मेरे सीडीसी अकाउंट में आ जाते हैं, तो उसके बाद मैं फिर उनको सेल करता हूं। तो भाई का क्वेश्चन ये है कि सम टाइम ऐसा होता है कि जो हम सिग्नल देते हैं वो हमारे पहले बाइंग लेवल पे जाते हैं, सपोर्ट लेवल पे जाते हैं, वहां पे हमारे बाई जो हैं वो बाय कर लेते हैं। उसके बाद जब चीजें ऊपर जाती हैं, जब वो अपने टारगेट को अचीव करती हैं उसी दिन अचीव कर लेती हैं, एक पहला टारगेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो कॉल खत्म हो गई, वो स्विंग ट्रेड सिग्नल खत्म हो गए। तो मैं क्या करता हूं कि मैं अगर उन बाइयों के साथ ही बाय करता हूं तो मैं सेम डे में सेल नहीं कर सकता, अगले दिन भी सेल नहीं कर सकता। उससे अगले दिन जब जाके वो मेरे सीडीसी अकाउंट में आएंगे तो फिर मैं उसको सेल कर सकता हूं। तो इतनी देर में तो वो ट्रेड हो चुकी होती है, भाई अपना प्रॉफिट जेब में डाल चुके होते हैं और 2 दिन बाद तो वो चीज वहीं पे जाके फिर खड़ी होती है जहां पे उन्होंने बाय किया था। तो उन्हें फायदा क्या हुआ ऐसा करने से, वो तो नुकसान में है फिर। तो देखें इसमें भाइयों के 2 तरह के सवाल होते हैं। एक तो भाई कहते हैं कि हम T+2 से मुतमिन हैं, हमने तो करना ही यही है, हमें आप ये चीज बताएं कि हम इसके अलावा कैसे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, T+2 ही हम करें, 2 दिन बाद जाके हमारे सीडीसी अकाउंट में आए, उसके बाद हम बेचें उनको। हमें ऐसे ही ठीक लगता है जैसे कि उलमा ने बता दिया या जैसे उलमा इकराम कहते हैं वही ठीक है, हम वैसा ही करेंगे। और कुछ भाई ऐसे हैं कि जिनके पास कुछ अकाउंट ऐसे हैं जिनमें 2 दिन के बाद जाके चीजें उनकी डिलीवर होती हैं। आज अगर कोई बाय करते हैं तो उनके अकाउंट में नहीं शो होती, अगले दिन जाके आएंगी, या वो कुछ सेल भी करते हैं तो नेक्स्ट डे या उससे अगले दिन जाके वो पोर्टफोलियो में उनके पैसे आएंगे या फिर उनकी सेलिंग शो होगी। तो जो दूसरी तरह के भाई हैं जिनको ऐसा फेस करना पड़ता है कि आज अगर वो लेते हैं तो ब्रोकर की वजह से उनकी चीज आज नहीं उनके पोर्टफोलियो में आती, अगले दिन जाके आती है या उससे अगले दिन आती है, तो वो अपना अकाउंट किसी और ब्रोकर के पास शिफ्ट कर सकते हैं। ये तो उनके लिए हो गया। दूसरे जो भाई हैं जो कहते हैं कि हमने करने ही T+2 है, आप कोई और ऑप्शन बताएं, तो उनके लिए ऑप्शन ये है कि आप इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक देखा करें। ये डे ट्रेड, इंट्राडे, थोड़ी सी स्विंग जो हम करवाते हैं ये आपके पास की बात नहीं है। तो ये तो उसी टाइम प्रॉफिट भी बुकिंग हो जाती है, तो दूसरे दिन हो जाएंगे प्रॉफिट बुक। आपने तो 2-2, 3-3 दिन लेके बैठना होता है, तो इतनी देर स्टॉक मार्केट आपका वेट नहीं करती। इसमें तीसरी तरह के भाई भी आ जाते हैं जिनको कुछ डाउट है, वो इधर से भी सुनते हैं, सज्जे से भी, कुछ खब्बे से भी सुनते हैं और खुद वो कंफ्यूज हैं कि इसमें असल चीज क्या है। तो इसमें असल चीज को बताने के लिए आपके सामने हदीस लगा दी है जिससे हमारे उलमा या हमारे भाई जो T+2 के कायल हैं वो किस चीज से कायल होते हैं। ये वो हदीस है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप वो चीज नहीं बेच सकते जो आपके पास मौजूद नहीं होगी। और दूसरे नंबर पे एक साहबी है, उनका क्वेश्चन भी मौजूद है, हकीम बिन हज़ाम रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। उन्होंने पूछा अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मेरे पास जो चीजें नहीं होती
मैं लोगों को वो बेच देता हूँ, उसके बाद बाजार से ला के देता हूँ। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर मैं दे रहा हूँ, उस टाइम कोई भी चीज वो करते होंगे ट्रेड, कि एक मेरे पास बकरी नहीं है, लेकिन मुझे कोई बंदा कहता है कि ये लो इतने दिरहम और मुझे बकरी चाहिए, मैं उसको बकरी 5 दिरहम में बेच देता हूँ, हालांकि मेरे पास वो चीज है ही कोई नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रही। मैंने उसको 5 दिरहम में बकरी उधर ही बेच दी। फिर मैं जाता हूँ मंडी या बाजार जाता हूँ, वहां से जाके 4 दिरहम की 3 दिरहम की बकरी लेके आता हूँ। उससे ऑलरेडी मैंने 5 पकड़े हुए हैं, या मेरा उससे सौदा 5 में तय है, तो मैं उसको वो चीज दे देता हूँ, अपना मुनाफा मैं साइड पे कर लेता हूँ। तो जिस पे अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बोला था कि ऐसी जो सेल है वो जायज नहीं है, कि जो चीज तुम्हारे पास मौजूद ना हो इसे फरोख्त ना करो। अब आ जाते हैं स्टॉक मार्केट की तरफ। जब हम नॉर्मली जितने भी ब्रोकर के पास हमारे भाइयों के ओपन है अकाउंट, जब वो बाय करते हैं, फॉर एग्जांपल वो 100 शेयर बाय करते हैं हफ्को के, जिस टाइम वो बाय करते हैं उनके पैसे भी कट जाते हैं और स्टॉक उनके पास भी आ जाता है। पैसे बल्कि पहले कटते हैं, स्टॉक बाद में आता है, क्योंकि जब आप ऑर्डर लगाते हैं तो आपके पोर्टफोलियो से वो पैसे निकल जाते हैं। उसके बाद वो पैसे होल्ड रहते हैं, जितनी देर तक कोई चीज आपको मिलती नहीं वो पैसे आपके होल्ड रहते हैं, लेकिन आप उनको यूज नहीं कर सकते। फिर जब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है तो चीज आपके पास आ जाती है, 100 शेयर हफ्कों के आपके पास आ गए, पैसे आपके पास चले गए, आपने वो चीज खरीद ली, उसकी कस्टडी भी आपके पास आ गई, आपके पास जो उसका पूरा पोजेशन थी इसकी वो भी आपके पास आ गई, पैसे कट गए, चीज आपकी हो गई। अब आप इसको आगे बेचो ना बेचो वो आपकी मर्जी है। इसमें जो एक छोटी सी डाउटफुल चीज है सीडीसी की। अब देखिए डेली बेसिस में आपको बताता हूं कि स्टॉक मार्केट में नंबर ऑफ ट्रेड्स 1.5 लाख की, 4 लाख की, 5 लाख की, 3 लाख की नंबर ऑफ ट्रेड्स होती हैं। हर दिन में 4 लाख 5 लाख सौदे होते हैं। तो सीडीसी के पास रश ज्यादा होता है, इन चीजों को सेटल करने के लिए उन्हें 1-2 दिन लगते हैं। उस वजह से ये चीज आपके नाम पे परसों जाके आएगी। आपको आपने खरीद लिए आज, पैसे कट गए, स्टॉक आपको मिल गए, लेकिन आपके नाम पे ये वो चढ़ाएंगे परसों, क्योंकि रश बहुत है, ट्रेडिंग बहुत होती है, इतनी ज्यादा ऑर्डर्स हैं, वो एक दिन में नहीं हो सकता, लेकिन उसकी पोजीशन आपके पास आ जाती है। तो जो चीज आपके पास पैसे कट गए, आपने पैसों की खरीद ली, तो आप उसी को अगले मिनट, अगले सेकंड या जब भी आपका दिल करे आप उसको सेल कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजों के जितने भी इसमें अभाम थे या जितनी भी इसकी टाइप्स बनती थी वो सारी मैंने आपको बता दी। उसके बाद नेक्स्ट हर बंदे से उसके जो भी उसके पास इल्म है, जितना वो इल्म कुरान और हदीस का रखता है, जितना वो अल्लाह से डरता है, जितना उसके पास तकवा है, उसको उसका हिसाब होना है। उससे कब्र में या क़यामत वाले दिन अल्लाह ने वही पूछना है जितना उसके पास इल्म था। तो सब चीजों को कुल मिला के सामने रख के जिस बंदे का माइंड एक्सेप्ट करता है वो ये काम कर ले, जिस बंदे का एक्सेप्ट नहीं करता वो ना करे, क्योंकि हर बंदे ने अपना जवाब जाके देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन खिजर हयात भाई का है। वो कहते हैं जी कि एक्साइड, एसएसजीसी और प्रेमा, इनकी नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। तो पहले आ जाते हैं जी एक्साइड की तरफ। एक्साइड देखें, एक्साइड अभी वीक ट्रेंड में है, लेकिन आरएसआई इसकी जो है वो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हो चुकी है। और अगर आप हमारे सिग्नल देखें और उसके बाद जो पिरामिडिंग स्ट्रेटजी आपको बताई थी हमने, तो तकरीबन 2 लेवल पे हमारी एक्साइड की बाइंग हो चुकी, और वो 2 जो लेवल थे उसमें आपने 10% और 20% ही आपने बाइंग करनी थी, यानी कि 30% आपके पास बाइंग होनी चाहिए एक्साइड की 2 लेवल पे। और बाकी 3rd एंड 4th लेवल पे अगर देखें तो आपकी 60% जो बाइंग है वहां पे जाके होनी चाहिए। एसएसजीसी की बात करें तो उसके सिग्नल भी आपके पास मौजूद हैं, वेबसाइट पे भी लगे हुए हैं। एसएसजी देखें तो अपनी सपोर्ट के पास है, टेक्निकली इसने बाउंस बैक देना है, लेकिन मसला यह है कि जो इसके टेक्निकल है वो भी सर्कुलर डेट की खबर को देख रहे हैं। तो टोटल कुल मिलाकर अगर देखें तो सारा जो इस पे इम्पैक्ट आना है वो सर्कुलर डेट का ही आना है। ओजीडीसी पे आ चुका है, उसके बाद पीएसओ, एसएसजीसी और बाकी जिनको मिलने हैं वो देख रहे हैं एमओ गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट में 2-3 किस्तें ओजीडीसी को दे दी हैं, ये नहीं किया कि कुछ इनमें से भी किसी को दे दो। उसके बाद देखें प्रेमा, तो प्रेमा का चार्ट देख के ही आपको पता चल रहा है कि कैसे ये कंसोलिडेशन फेज में है। अगर ये 41 को होल्ड करता है तो फिर आपको 44 या 48 रुपए के लेवल अगले दिखा सकता है, और अगर ये 41 को ब्रेक करता है तो नीचे की सपोर्ट इसके पास होगी 38 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हैदर भाई ने किया है हफ्कों के बारे में। वो कहते हैं कि आपके सिग्नल बड़े अच्छे होते हैं, बड़े आप ठीक सिग्नल देते हैं, लेकिन क्या वजह है कि हफ्कों के सिग्नल आपने नहीं दिए, या जो इसकी करंट ये रैली चली, वो जो 10 रुपए का इसने डिविडेंड दिया वो रैली मिस हो गई, आपने उस पर सिग्नल क्यों नहीं दिए। तो देखिए हफ्को हमेशा से ही अच्छा रहा है। जब ये 92 पर गया था तो मेरे ख्याल में मैं ही सबसे ज्यादा चीखा था उस टाइम। वीडियोस जाके देख लें, जब सारे इसको सेल करवा रहे थे, सब इसमें से निकल रहे थे, इसमें लॉस बुक कर करके,
उस टाइम भी मैंने बोला था कि हक्को को ना बेचें, हक्को को लेना चाहिए। जब ये 169 से दोबारा नीचे चला गया था 90 पे, 93 पे, तो मैं बोलता था कि देखें इसको लें, इसके पास बहुत सी चीजें हैं। सिर्फ वो आईपीपीज का एक इसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट चला गया, उस बेस पे इसको ना छोड़े। इसके बाद बहुत से काम है जिसमें माइनिंग भी है, BYD भी तब लॉन्च हो चुकी थी, आ चुकी थी, उसकी बातें चल रही थी और एक न्यूज बार आ चुकी थी BYD की भी। उसके बाद भी मैंने कहा था कि इसको लें, इसको छोड़े नहीं। तो देखें इसमें सिग्नल रीसेंट ना देने की बजाय इसमें मूव बनी है 3-4 दिन से। जब इसका रिजल्ट आया उसके बाद ये अपसाइड इसने मूव बनाई, वो भी अगर नीचे वॉल्यूम को देखें तो 3 कैंडल्स आपको शो हो रही हैं ऊपर अप ट्रेंड की और ब्रेकआउट की। नीचे अगर वॉल्यूम देखें तो पहली कैंडल पे वॉल्यूम आपका आया था, अगली 2 कैंडल पे वॉल्यूम गायब हो चुका है, बहुत कम वॉल्यूम रह गया इसके पास एज कंपेयर टू पहली कैंडल जो इसकी वॉल्यूम वाली आई थी। उसके बाद देखें तो हक्को की इस जगह पे सिग्नल देने की वजह यह थी कि हमारे ऑलरेडी तकरीबन 9, 10, 11 जो सिग्नल थे वो एक्टिव थे, ऑन एंड ऑफ। इसमें कुछ एक आ जाता है, दूसरे में प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, फिर अगला एक नया ऐड करते हैं। तो इसमें हमारे पास काफी वो सिग्नल थी ऑलरेडी। तो जो हमने भाइयों को स्ट्रेटेजी बताई हुई है कैसे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है इतने स्टॉक में, उस हिसाब को, उस कैलकुलेशन को लेके भी नहीं फिट बैठता था कि हम कोई नया स्टॉक ऐड करें। और वैसे भी जिस जगह पे ब्रेकआउट लोग खेलते हैं वहां पे हम बाइंग जो है रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि इतनी ऊपर वाली जगह पे आके, इतने अप ट्रेंड में या इतने ब्रेकआउट पे आके, इस जगह पे आके स्टॉप लॉस हम लगवाते कोई नहीं। और यहाँ पे आके आपको फंसवा देना मुझे नहीं लगता कि कोई अक्लमंदी वाली बात होगी। और रही बात कि अगर हमने हक्को नहीं दिया तो उसके अलावा कितने स्टॉक हैं जो इन रिसेंट 1-2 दिन में आपने जिसमें प्रॉफिट बुक किया, जिसमें SNGP है, उसमें एच कार है, PSO है, PPL है, मारी है। तो जब आप इतने स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर चुके हैं तो एक स्टॉक अगर रह भी गया तो मुझे नहीं लगता कि वो इसमें बड़ी बात है। और रेलियां तो रोज कोई ना कोई स्टॉक बनाते हैं, 520, 530, 40, 50 कंपनियां हैं KSE 100 इंडेक्स में, सॉरी PSX में। तो हम क्या सबको पकड़ेंगे, सबको देखेंगे यार वो रह गया, वो भाग रहा है, उसके पीछे चलो, उसके पीछे चलो। ये काम तो हम ऑलरेडी नहीं करते किसी के पीछे जाने वाला। हम तो कहते हैं खुद हमारे पास चल क्या है स्टॉक, हमारे कदमों में आके बैठे और बोले मुझे बाय कर लो, फिर हम बाय करते हैं। उसके बाद स्टॉप लॉस ना लगवाना ये कोई मेरे ख्याल से कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, ना ही ये तनकीद का निशाना कोई बना सकता है हमारे स्टॉप लॉस ना लगवाने को। ग्रुप बनाए हुए तकरीबन मेरे ख्याल से 7-8 माह हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक AGTL के अलावा बाकी तमाम जितने हमने दिए, आपको सिग्नल दिए, उस पर आपने प्रॉफिट टेकिंग की, तो आपको खुद नजर आ रहा है कि बगैर स्टॉप लॉस के भी काम किया जा सकता है। तो इंडेक्स को देखते हुए, हक्को को देखते हुए, फिपलीपी में बाइंग एंड सेलिंग देखते हुए, उन चीजों को मद्देनजर रख के, उसके बाद स्टॉप लॉस को मद्देनजर रख के हमने हक्को में आपको कॉल नहीं दी। इंशाल्लाह जब हक्को नीचे आएगा, अपनी सपोर्ट बनाएगा कहीं पे आके, तो वहां पे इंशाल्लाह आपको बाय करवाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आकिल भाई का, वो कहते हैं जी कि हम कैसे जज कर सकते हैं कि ये किसी भी स्टॉक की टॉप प्राइस है, टॉप लेवल है और वहां पे हम चीजों को सेल कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए हक्को का चार्ट ही सामने खुला रहे तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर है। अब इसने जो 3 दिन इसने मूव दी और अभी खड़ा है 186 पे, तो अपने हाई के पास खड़ा है, टॉप पे खड़ा है। इसकी क्या गारंटी है कि यही इसका टॉप है, इससे आगे नहीं जाएगा? तो अगर आप हकीकत में देखें तो एग्जैक्ट टॉप प्राइस किसी भी स्टॉक की कोई भी बंदा प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन डिफरेंट इंडिकेटर की मदद से आप टॉप के नियर तक जा सकते हैं। उन इंडिकेटर में आप RSI को यूज करेंगे, वॉल्यूम प्राइस एक्शन को देखेंगे, कैंडलिस्टिक पैटर्न को देखेंगे, तो आप उसकी रेजिस्टेंस देखेंगे और साथ में उसकी डाइवर्जेंस देखेंगे। लेकिन बहरहाल आपकी आसानी के लिए गोल्डन रूल ये है कि स्टॉक के टॉप पर सेल करना जरूरी नहीं है, बल्कि प्रॉफिट लेना जरूरी है। आपको जहां कंफर्मेशन सिग्नल मिले वहां पर ग्रेजुअली आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए और एग्जिट लेना चाहिए। उसके बाद मोहनलाल भाई का सवाल है, वो कहते हैं जी कि ATRL के सिग्नल आपने दिए थे, उस पर प्रॉफिट भी बुकिंग हो चुकी, अब दोबारा वो नीचे मिल रहा है तकरीबन 655 के आसपास, तो इसको लेना चाहिए। तो ATRL को 1-2 दिन देखने दें हमें, फिर इंशाल्लाह आपको सिग्नल बना के देंगे इसमें। उसके बाद उनका दूसरा क्वेश्चन था कि इमेज को लेके कुछ नया IPO लॉन्च हो रहा है इमेज वालों का, तो उसमें बाइंग करनी चाहिए? तो जी जरूर करनी चाहिए। उसके बाद खालिद भाई का क्वेश्चन था जी क्लोवर के बारे में, कोहार्ट सीमेंट के बारे में और अस्करी लाइफ के बारे में। तो लास्ट वाले अस्करी लाइफ और कोहार्ट सीमेंट तो जी नॉन श्री हैं, उन पर तो हम काम नहीं करते। क्लोवर का आपको बता देते हैं। क्लोवर की अगर बात करें तो ये अभी साइडवेज है, रिसेंटली इसने नाकाम कोशिश की है ब्रेकआउट देने की। लेकिन अगर मैगडी इसका देखें तो क्रॉसओवर जो मैगडी का वो अभी तक पॉजिटिव में है
और मोमेंटम भी इसका बुलिश हो रहा है। तो सेफ बाइंग जो इसमें हो सकती है वो 43 रुपए पे 41 रुपए 90 पैसे, इन दोनों के जो दरमियान का जोन है उसको आप सेफ जोन कह सकते हैं। तो 3 सपोर्ट है आपके पास, 43 रुपए की, 41 रुपए 90 पैसे और उससे नीचे 40 रुपए 10 पैसे। रेजिस्टेंस की बात करें तो 45 रुपए, 46 रुपए 80 पैसे और 57 रुपए। उसके बाद उसाम भाई का क्वेश्चन है जी कि डॉल के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल बताएं। तो इसकी जो सपोर्ट बनती है डॉल की, वो पहली सपोर्ट 37 रुपए पे, दूसरी सपोर्ट 36 रुपए पे, उसके बाद नीचे 34 रुपए 50 पैसे और 32 रुपए 50 पैसे। रेजिस्टेंस की बात करें या प्रॉफिट टेकिंग की बात करें तो वो 38 रुपए 60 पैसे, 41 रुपए 10 पैसे, 44 रुपए 50 पैसे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी बीजीएल के बारे में कि बीजीएल के बारे में बताएं। तो बीजीएल को देखें, बीजीएल की जो आरएसआई है वो तकरीबन 80 के आसपास है, जो कि ओवरबॉट है। मैसिव वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है, यहां पर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। और अगर आपने न्यू एंट्री लेनी है तो वो 13 रुपए 40 पैसे से लेके 12 रुपए 50 पैसे के दरमियान में ली जा सकती है। उसके बाद उसाम भाई का मैसेज आएगी जी कि घाटी में वो स्टॉक हैं और उनकी जो बाइंग है वो 140 की है। तो वो कहते हैं जी कि एक्यूमुलेट इसको कहाँ पे किया जा सकता है और सेल कहाँ पे करना चाहिए इसको घाटी को। तो देखें, घाटी की अगर आपकी बाइंग 140 की है तो उसको एवरेज किया जा सकता है 123 पे, 122 पे, 123 पे और उसके बाद 115 पे। और प्रॉफिट टेकिंग की बात करें तो आप कर सकते हैं तकरीबन 135 रुपए पे, 138 रुपए पे, 145 पे और 160 पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जुनेद भाई का, वो कहते हैं जी कि पीएसओ कहां तक जा सकता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है 700 तक जा सकता है। उसके बाद उन्होंने दूसरे स्टॉक का पूछा है GUSM का, तो वो नानशरी है। अगला क्वेश्चन नवीद अरहम भाई ने किया, वो कहते हैं जी कि AGTL उनके पास 470 का, AVN 55 का, ऑक्टोपस 61 का, घाटी उनके पास 142 का। प्लीज गाइड व्हेन टू एवरेज। तो देखें, आप पर्सनल मैसेज इंशाल्लाह करके आपको तमाम स्टॉक्स का बताएंगे। अगर यहाँ एक एक पे रोशनी डाली बड़े बल्ब से तो वीडियो पहले ही लंबी हो चुकी और लंबी हो जाएगी। उसके बाद भाई ने पूछा जी PSX का, तो PSX नॉन श्री है। तो ये था जी आज का क्वेश्चन आंसर सेशन। अगर कोई भाई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकता है। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप हमारे फ्री ग्रुप को, प्रीमियम ग्रुप को, दोनों को अवेल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट desitrader.pk से भी। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।